हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम पढ़ रहे हैं उसमें क्लास 7 का चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, क्लास 6 क्या थी मैंने आपको बताया कि पूरा एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत, और क्लास जो 7 है उसमें हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे दिल्ली के सुल्तान। तो देखिए मेडिवल हिस्ट्री जो है उसमें दो, एक तो मुगल काल और एक जो दिल्ली के सुल्तान है, इनके दो जो चैप्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों हमें पढ़ने हैं जब आप बाकी भी पढ़ेंगे उस समय भी। तो देखिए हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो कावेरी डेल्टा है वहाँ पर जो शासन था उनके बारे में हमने देखा था। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो देखिए दिल्ली जो है वो महत्वपूर्ण शहर कब बना? वो पहले नहीं था, पहले वो किसी राजा की राजधानी नहीं थी। दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना 12वीं शताब्दी में, ये याद रखिएगा। ठीक है, 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। तो दिल्ली सल्तनत के ये जो मैप दिया है साइड में, उसमें कुछ दिल्ली सल्तनत के कुछ शहर दिए हुए हैं। तो देखिए तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तो देखिए जब 12वीं सदी का समय था, उस समय क्या था, 12वीं सदी के मध्य में जो तोमर थे उनको क्या है, अजमेर के चौहान थे जो उन्होंने हरा दिया था, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है। तो जो चौहान है उन्हें चाहमान भी कहते हैं। उन्होंने क्या करा था, जो तोमर थे उनको हरा दिया था। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो जो तोमर थे और जो चौहान थे उनके काल में क्या था, दिल्ली वाणिज्य का, है ना, यानी कि व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। तो देखिए जो जैन होते थे वो क्या थे, व्यापारी होते थे उस समय। ठीक है, वो काफ़ी धनी व्यापारी होते थे और उस समय वो दिल्ली में रहते थे ज़्यादातर। और उन्होंने क्या करा, वहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो यहाँ पर कौन से सिक्के ढलते थे? जिनको कहते थे दहलीवाल। ठीक है, जो काफ़ी प्रचलन में थे। देखिए यहाँ पर कुछ जगह दी हुई है दिल्ली की, आप उनको देखिए। पहले देखिए दिया है फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, अभी हम इनके बारे में देखेंगे। यमुना नदी का पुराना मार्ग आप देख रहे हैं। उसके बाद हौस खास, सीरी, जहापना, दहली कोहना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद और आदिलाबाद। अगर आप अभी भी दिल्ली गए होंगे तो आप देखेंगे ये नाम आपको मिल जाते हैं जब आप मेट्रो से जाते हैं। हौज खास है ना, कुतुब मीनार है ये। तो देखिए 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी से। ठीक है, 13वीं सदी से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो देखिए क्या हुआ कि 13वीं सदी में क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना है, और ये क्या है, दिल्ली क्या है, उनकी राजधानी बन गई। ठीक है, और ये इसका जो क्षेत्र था वो काफ़ी बड़े उस पर था। देखिए जिस इलाकों को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने क्या करा, जो दिल्ली वाला क्षेत्र था वहाँ पर अनेक नगर बसाए थे। ठीक है, जैसे दहली कोहना आप देख रहे हैं चित्र में, सीरी, जापना। तो देखिए अब ये दिया है, तालिका 1 में दिया है हमें दिल्ली के शासक। ठीक है, जिसमें राजपूत वंश है। उसके बाद तोमर आप देख रहे हैं, आरंभिक 12वीं शताब्दी से अगर अनंगपाल, ठीक है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इनका समय दिया हुआ है। फिर है प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला तुर्की शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद आया खलजी वंश। ठीक है, हम एक इनको पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी आप इनको देख लीजिए। जलाउद्दीन खलजी हमेशा आता है, इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो पहला शासक दिया होगा उसने, अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आप देख सकते हैं। और जगह भी दी हुई है, जैसे आपको दिया है इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, सैयद वंश उसके बाद आया। उसके बाद खिज खा था उसमें। ठीक है, उसके बाद लोधी वंश आया जिसमें बहलो लोधी था। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ दिया फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। तो देखिए आपको बैठे बैठे कई चीज़ें देखने को भी मिल जाती हैं पढ़ाई में, अगर आप नहीं भी घूमे तो देखिए दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास
तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। देखिए इसमें बताया गया है कि जो हमें सुल्तान है उनकी हमें जानकारी कई तरीके से मिलती है, जैसे अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला जो है, मतलब जो चीज़ें वो बनाते हैं सिक्के, उनसे हमें उनकी माध्यम से उनकी सूचना मिलती है। लेकिन और भी उन देखिए जो सुल्तानों के शासनकाल में, ठीक है, उनकी प्रशासन की भाषा थी फारसी, तो उनकी फारसी में लिखे गए जो इतिहास था, जैसे जिसको तारीख या तवारीख कहते थे, ठीक है, वो भी उनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण होते हैं। देखिए कैसे कागज़ तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद लेखन का उस पर लिख रहे हैं, फिर महत्वपूर्ण शब्दों अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, और चौथा में जिल्द तैयार करना। तो ये सारे कार्य करके क्या पांडुलिपि ऐसे तैयार होती है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। तो देखिए तवारीख जो था वो मतलब जिससे उनके जो फ़ारसी में लिखा जाता था, ठीक है, क्योंकि उनके प्रशासन की भाषा फ़ारसी थी, जिससे हमें उनकी जानकारी मिलती है। उनको लिखता कौन था, या तो सचिव या प्रशासक या कवि या दरबारी, जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे वो लिखते थे। वो क्या करते थे, घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। तो तवारीख जो थे वो क्या करते थे, घटनाओं के बारे में लिखते थे और शासकों को सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। वो चाहते थे कि शासन जो है वो न्याय संगत हो, ठीक है। न्यायचक 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो इन्होंने एक बात जैसे यहाँ पर दिखाई गई है कि इन्होंने कहा कि न्याय होना चाहिए, है ना, तभी किसान खुश रहेंगे। तो किसान से फिर उसके बाद सैनिक और राजा का राज अच्छे से चल पाएगा। वे कुछ और बात में ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। देखिए जो तवारीख थे, मैंने आपको बताया क्या करते थे, वो घटनाओं के बारे में लिखते थे, राजा को सलाह देते थे। तो वो क्या है, नगरों में रहते थे। ऑब्वियसली जब वो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो नगर में ही रहेंगे ना, सुल्तान जहाँ होंगे, गाँव में तो नहीं। तो वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो देखिए वो इतिहास क्यों लिखेंगे, है ना, इसलिए लिखेंगे कि उन्हें क्या है, जो शासक है उनसे उन्हें क्या लगता था कि उन्हें इनाम मिलेगा। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो ये जो लेखक थे वो क्या करते थे, जो शासक थे उनको कहते थे जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित, ठीक है, आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखें। मतलब उन्होंने कहा जो समाज व्यवस्था है, जैसे कि जिसके जो जन्म से अधिकार, जो से जन्म से अधिकार मिले, और जो लिंग भेद है उस पर आधारित ही आदर्श समाज बनाए। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, लेकिन देखिए सब लोग इस बात से सहमत नहीं होते थे कि ऐसा हो। देखिए फ्रेंड, जन्म सिद्ध अधिकार क्या होते हैं, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, साइड में दिया हुआ है। देखिए अगर आप उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जन्म सिद्ध अधिकार क्या है कि जन्म से जो आपको अधिकार मिल गया, मान लीजिए कि कोई शासक है, राजा है, उसके यहाँ कोई पैदा हुआ उसका बेटा, तो वो अपने जन्म के हिसाब से क्या है, राजकुमार राजा होगा। तो जन्म से जो अधिकार मिलते हैं वो जन्म सिद्ध अधिकार। और लिंग भेद क्या है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक एवं शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर ये तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो देखिए होता ही ऐसा है ना, पुरुष स्त्री में भेदभाव होता है उनकी शारीरिक रचना की वजह से, तो वो होता है लिंग भेद। तो ये क्या कहते थे, जो तवारीख थे वो कहते थे कि जो जन्म से अधिकार मिले होते हैं लोगों को, और जो लिंग भेद है उस पर ही आधार जो समाज है, जो आदर्श समाज व्यवस्था है उसको बनाए रखे शासक। लेकिन सब लोग उससे सहमत नहीं होते थे, ऐसा नहीं होता है ना, कोई अलग नहीं होता है। देखिए 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। अब देखिए इस समय सिर्फ एक ही लड़की थी रजिया, जो बनी थी सुल्तान। तो देखिए सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, वो क्या है, सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो देखिए उस वक्त, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ है कि उस वक्त कौन था, इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज। उसने कहा कि वो ना बहुत, जो रजिया थी वो बहुत ही अपने भाइयों से ज़्यादा सक्षम थी और योग्य थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मानकर नहीं दे पा रहा था। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा समय नहीं टिक सकी, क्योंकि कोई
क्योंकि सिर्फ वो लड़की थी, इसलिए किसी ने उसका उस समय साथ नहीं दिया। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। तो देखिए, ना ही उस जो मतलब दरबारी लोग थे, कोई भी उसको नहीं चाहता था कि ये मतलब लड़की होके रानी बने। देखिए, सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, और देखिए बहुत कम समय, 4 साल के लिए ही वो रह पाई, जबकि वो योग्य थी। तो देखिए, रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार, उसने क्या लिखा है। मिनहाज सिराज को सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, ठीक है, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। देखिए, मिनहाज सिराज जो था, वो क्या सोचता था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, ठीक है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, मतलब ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कहाँ पर थे हम, ठीक है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। इसमें ये बताया गया है कि देखिए कौन कौन सी महिलाएं जो थी वो शासक रही हैं। तो आपको याद रखना है कि ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय कौन थी, रजिया, ठीक है। और उसके बाद एक आंध्र प्रदेश में वारंगल का क्षेत्र था जहाँ पर था काकतीय वंश, उस वंश में थी एक रानी रुद्रमा, ठीक है। उन्होंने अपना नाम ऐसा लिखवाया अभिलेख में कि ऐसा भ्रम हुआ कि वो पुरुष है। एक और महिला थी कश्मीर की रानी दिद्दा, ठीक है। इनका समय है 980 से 1003 तक। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। दिद्दा मतलब बड़ी बहन, दीदी। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार दिया है गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। मानचित्र 2 में क्या है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। तो इल्तुतमिश ने जो शहर जीते थे वो दिए हैं, जैसे आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, कासकोट, ठीक है, नंदाना, लाहौर, मुल्तान, उच्च देवर, बहुत सारे नाम हैं, आप पढ़ लीजिए इसको पॉज करके कि उसने इतनी जगह पर शासन किया। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो देखिए, जब 13वीं शताब्दी का आरंभिक वर्ष थे, आरंभिक समय में जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनका शासन क्या था, गैरिसन, मतलब गैरिसन का मतलब होता है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां, जो सैनिक है उनकी टुकड़ियां होती है गैरिसन के निवास के लिए। क्या होते, देखिए, जो गैरिसन थे मतलब जो सैनिक थे, उनके रहने के लिए क्या करते थे, मजबूत किलेबंद शहर होते थे, और ये बहुत बड़े होते थे, छोटे नहीं। तो शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो जो आरंभिक दिल्ली के सुल्तान थे, उनका शासन पता है कैसा था, सिर्फ क्या था, मजबूत किलेबंद शहरों के भीतर ही था, ज़्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं था। मतलब वो ज़्यादा गांव वाले क्षेत्र में नहीं था, जहाँ पर उनके किले थे मजबूत, उसके भीतर उनका शासन था। शहरों से संबंध, लेकिन उससे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। तो आरंभिक जो दिल्ली सुल्तान थे, उनका क्या था, उनका शासन क्या था, मैंने आपको बताया मजबूत किलेबंद शहरों के भीतर था, लेकिन उससे बाहर दूसरे काफ़ी दूर के क्षेत्र में उनका नियंत्रण नहीं था। इनने कहा है शहर से बाहर, लेकिन उससे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसमें भीतरी प्रदेश का मतलब क्या है, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बीच में एक शहर है, ठीक है, उसके आसपास के इलाके भी वहाँ से, देखिए गांव से हमेशा शहरों की तरफ सामान आएगा, है ना, या शहर से गांव की तरफ, तो उसके आसपास की जो गांव है, जो भी जगह है, उधर से क्या है, वस्तुओं की आपूर्ति हो रही है शहर को। तो जो भीतरी प्रदेश थे ऐसे, जहाँ से उनको आपूर्ति हो रही थी, जो मतलब उसके किलेबंद जो जगह थी, शहर थे, उनसे दूर थे, वहाँ पर उनका नियंत्रण नहीं था। और गैरिसन शहर का मतलब क्या है, किलेबंद बसाव, जहाँ सैनिक रहते थे। मतलब एक मान लीजिए एक जगह है किले की बंद जगह है, वहां पर उनका शासन है, जहाँ पर कौन रहता है, सैनिक रहते हैं। इसलिए आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर और लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो देखिए क्या होता था कि उनका, मैंने आपको बताया कि वो इतने ही क्षेत्र में उनका शासन था, इसलिए उन्हें आवश्यक जिससे उनको अगर कोई सामान चाहिए है, रसद मतलब रसद आदि के लिए व्यापार कर और लूट, मतलब वो किस पर निर्भर रहते थे, कर लूटमार पर ही निर्भर रहते थे।
दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो देखिए दिल्ली से सुदूर बंगाल था और सिंध था, वहाँ के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। जो गैरिसन शहर मैंने आपको बताया, जो किलेबंद जगह रहती थी जहाँ सैनिक रहते थे, ठीक है। तो जो दिल्ली के दूर गैरिसन शहर थे उनका नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत छिन्न भिन्न हो जाते थे। अगर मान लीजिए दूर के जो गैरिसन शहर है, मतलब जहाँ पे सैनिक रह रहे हैं, वहाँ पर बगावत भी हो जाती थी, मतलब वो लोग राजा से अलग होने के लिए विवाद करते थे, युद्ध होता था, इसके कारण भी क्या है, उन लोगों से संपर्क टूट जाता था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरियों का आभास मिलते ही विद्रोही का झंडा खड़ा करते थे। देखिए जो वहाँ पे शासक होते थे उनको क्या था, जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको क्या था, जो अफगानिस्तान से आने वाले जो और हमलावर थे और उन सूबेदारों, जो वहाँ सूबेदार थे, उनसे बराबर उन्हें चुनौती मिलती रहती थी। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, जो वो जरा सी कमजोरी अगर हुई राजा की तो क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे। इस चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे, इतनी सारी उनको चुनौतियाँ थी। ठीक है, उनका नियंत्रण कम था बाकी क्षेत्रों पर, और मतलब बाकी विद्रोह की भी चुनौतियां थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबल के शासनकाल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। तो देखिए उस समय क्या हुआ, जो सल्तनत थी उसकी जो भीतरी सीमा है, मतलब जितनी सीमा में वो सल्तनत थी, जो भी अभियान उस समय चले वो किस लिए थे, जो गैरिसन शहर की मतलब गैरिसन शहर जो थे, मतलब गैरिसन शहर मतलब जो यहाँ सैनिक रहते थे। देखिए अगर यही होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शब्दों का बहुत महत्व होता है, वो पूछ सकते हैं गैरिसन शहर क्या होता है। तो गैरिसन शहर की जो पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी क्षेत्र थे, ठीक है, जहाँ से मतलब मैंने आपको बताया उनको सामान मिलता था, रसद मिलता था, कि स्थिति को मजबूत करना, और मतलब उनकी स्थिति को वो जो जगह थी उनकी स्थिति, उनमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या होता था, जो अभियान चले वो इसीलिए चले कि गैरिसन शहर के आसपास के क्षेत्रों में नियंत्रण बना रहे। देखिए ये थोड़ा सा अजीब लैंग्वेज दी हुई है, तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सुल्तान थे उनका मतलब जो किलेबंद जगह थी उधर उतने ही क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण था, ज़्यादा दूर के क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं था। और जहाँ से आसपास जो भीतरी जगह थी जहाँ से उन्हें सामान मिलता था, रसद की आपूर्ति होती थी, तो अभियान वो चलाते थे कि वहाँ पर उनका नियंत्रण ठीक रहे। और बाकी उन्हें चुनौती बहुत मिलती थी। अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहक और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो देखिए जो अभियान चले उसके दौरान क्या हुआ, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, ठीक है, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र, से जंगल जो थे उनको हटा दिया गया इन अभियानों के दौरान, और शिकारी, संग्राहक और चरवाहे जो थे उनको उनके पर्यावास से हटा दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया। तो इन्होंने क्या किया, अभियान चलाए, उसमें क्या किया, इन्होंने जंगल काट दिए, बाकी चरवाहे उन सबको हटा दिया और जमीन साफ करके किसानों को कृषि के लिए दे दी गई। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। तो देखिए इन्होंने का जो व्यापार मार्ग थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उधर से सामान आता था सारा, और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति, मतलब जो क्षेत्रीय व्यापार है वो चले, इसके लिए क्या कहें, नए किले, उन्होंने नए किले बनाए। गैरिसन शहर मैंने आपको बताया सैनिकों के रहने के लिए जो जगह थी, और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा का हुआ। देखिए अभी जो मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, तो वो सारे बताए गए थे, ये जो शहर बसाए गए थे। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा का हुआ। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। ठीक है, तो देखिए अलाउद्दीन खलजी जो था उसके शासनकाल में दक्षिण भारत में भी जो है सैनिक अभियान किए गए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। तो देखिए अलाउद्दीन खलजी के समय से दक्षिण भारत में अभियान शुरू हुए थे और मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। मोहम्मद तुगलक के बारे में भी पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने तो अपनी राजधानी बदल ली थी। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। तो ये क्या करते थे, देखिए राजा क्या करते थे, दूसरे क्षेत्रों में लूटपाट करते थे, वहाँ पे की जो मूल्यवान वस्तुएं होती थी वो अपने कब्जे में ले लेते थे। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी।
मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राजकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। देखिए, पहले इनका शुरुआत तो इनकी बहुत कम क्षेत्र पर शासन करने से हुई थी, इनकी सेना भी कमज़ोर थी, लेकिन लगभग 150 वर्ष बाद जब मोहम्मद तुगलक का काल आया तो उस समय तक क्या हुआ, एक विशाल क्षेत्र इनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र पर इनका नियंत्रण हो चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदारों और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, इनकी जो सेना थी उसने शत्रु दूसरी सेना को हराया और क्या किया, बड़े शहरों पर कब्जा किया। तो जो इनके सूबेदार और प्रशासक थे वो क्या करते थे, जैसे कि जो केस होते हैं उनमें फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे जहाँ जहाँ वो थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? तो देखिए, मानचित्र 3 में दिया है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो देखिए उसका कहाँ तक था, आप देख सकते हैं दिल्ली से गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, मांडू, कड़ा, देवगिरी, उसके बाद आप सकते हैं बारंगल। सैनिक अभियान कहाँ कहाँ थे, होयसल, तंजावुर, मदुरै, आप देख सकते हैं इतनी दूर तक उसने अपने दक्षिण अभियान करे। चित्र 2 में 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। तो देखिए, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कब बनी थी, 12वीं सदी के आखिरी दशक में, ये याद रखें, ठीक है। और उसकी मीनारों का चित्र दिया हुआ है। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। तो दिल्ली सुल्तानों के द्वारा जो सबसे पहले शहर बनाया गया उसमें ये स्थित है जामा मस्जिद। इतिहासकार में इस शहर नहीं होगा, इतिहासकार ने शहर को दहली ए कोहना पुराना शहर कहा गया। तो इतिहासकारों ने से क्या कहा, दहली ए कोहना, अभी मैंने आपको दिखाया था चित्र में, उसका मतलब हुआ पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। तो देखिए, जो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने इस मस्जिद का विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। तो देखिए, ये जो इमारत है इसको किसने, 3 लोगों ने बनाया मीनार को, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। पूछ सकते हैं कौन कौन शासकों ने इसको बनाने में भाग लिया। अब देखिए, मस्जिद का मतलब क्या होता है। ये एक अरबी भाषा का, जो मस्जिद है वो अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। तो देखिए, मस्जिद क्या है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वैसा स्थान जहाँ पर जो मुसलमान है वो अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा मतलब घुटने और माथा टेकते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। तो जामा मस्जिद में क्या होता है, जो मुसलमान होते हैं वो साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। तो देखिए, जो सबसे सम्मानीय विद्वान पुरुष होता है वो उसे क्या कहते हैं, इमाम। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, इमाम क्या करता है, शुक्रवार का जो दिन होता है उस दिन नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा पढ़ता है, ठीक है, देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो ये किस तरफ खड़े होते हैं, मक्का की तरफ। तो मक्का कहाँ पड़ता है, पश्चिम की ओर, भारत में। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं, किबला, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें आपने अगर आप को नहीं पता, जैसे खुतबा क्या होता है, किबला क्या होता है, इमाम क्या होता है, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं आज, ठीक है। अब देखिए, चित्र 3 में दिया हुआ है बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। तो देखिए, बेगमपुरी मस्जिद कैसी आप देख सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको इसमें कि बेगमपुरी मस्जिद जो है वो किसके काल में बनी, मोहम्मद तुगलक के राजकाल में, और उसकी दिल्ली में उसकी जो नई राजधानी थी जहांपना, ठीक है, जिसको कहते थे विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई है। अब देखिए, चित्र 4 में दिया है मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में, यह उसके द्वारा बनाई गई। देखिए, कौन किसके द्वारा, ये स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोट की मस्जिद किसने बनाई थी, सिकंदर लोदी ने, ठीक है, उसके शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी मोट की मस्जिद, ये याद रखिए। दिल्ली के सुल्तानों सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। तो देखिए, जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें अनेक शहरों में
कई मस्जिदें बनवाई, ठीक है। इस क्यों बनवाई, क्योंकि इससे पता चलता था कि मुसलमान और इस्लाम के रक्षक हैं वो। आज समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो देखिए जो शासक थे, ठीक है, जो मतलब उस समय दिल्ली सुल्तान था, जो शासक थे, वो क्या था, अनेक अनेक मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे। तो उनको दिखाना था, ये चीज़ उनको दिखाना था कि वो मुसलमान है, इस्लाम के रक्षक है, इसलिए उन्होंने कई सारी मस्जिदें बनवाई। अब देखिए चित्र 5 में है जमाली कमाली की मस्जिद। ये क्या है, जमाली कमाली की मस्जिद है, 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। अब देखिए कि खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नज़र। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये नहीं पढ़ना कि कौन सी लड़ाइयाँ कब हुई, क्या हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन अब क्या इंपॉर्टेंट होता है कि उनका प्रशासन कैसा था, उनका शासन कैसा था, और उनमें जैसे मान लीजिए कोई नाम आ गया है ना, कि मंत्री को ये बोलते थे, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछ लेते हैं शब्दों के अर्थ। और दूसरा स्थापत्य, कौन सी चीज़ किसने बनवाई, ये भी आपको पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। देखिए दिल्ली सल्तनत के समय क्या था, विशाल साम्राज्य था, ठीक है, उसको एक साथ रखने के लिए क्या है, विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासक चाहिए थे। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो दिल्ली में जो पहले जो मतलब स्टार्टिंग में जो सुल्तान थे, जैसे इल्तुतमिश, ठीक है, तो वो क्या करता था, जो सामंत थे और जमींदार थे, मतलब सामंत और जमींदार क्या जो एक भूमि पर अपना नियंत्रण रखते थे, सामंत और जमींदार के स्थान पर अपने जो उसके गुलाम थे उनको सूबेदार नियुक्त करना, मतलब उसको ज़्यादा पसंद था कि जो उसके गुलाम है उनको वो नियुक्त करे सूबेदार। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इनको क्या कहते थे, बंदगा फारसी में। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अब देखिए इनको खरीदा जाता था सैनिक सेवा के लिए। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, और इनको सिखाया जाता था कि आपको कैसे राजनीतिक पदों पर काम करना है। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। अब देखिए इनको खरीदा गया है, तो मतलब वो पूरी तरीके से क्या है, अपने मालिक पर निर्भर है, तो सुल्तान पर विश्वास कर सकते हैं। तो आरंभिक जो मतलब शासक थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने क्या करा, जमींदार और सामंतों की जगह जो गुलाम थे उनको अपना सूबेदार नियुक्त किया। अब देखिए बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो यहाँ कहा है कि उनका गुलाम जो है वो बेटे से भी बढ़कर है। आश्रित का मतलब क्या होता है, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है, उस पर निर्भर हो। आश्रित मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो, उसको आश्रित कहते हैं। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो देखिए जो खलजी थे और तुगलक थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अब जो शासक खलजी और तुगलक शासक थे वो बंदगा यानी कि गुलाम का इस्तेमाल करते थे, और जो उन पर आश्रित निम्न वर्ग था उनके लोगों को भी क्या है वो ऊंचे राजनीतिक पद देते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। इन लोगों को क्या है ऊंचे पद भी देते थे, जैसे सेनापति और सूबेदार जैसे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। तो देखिए जो गुलाम होते थे, आश्रित होते थे, अब उनको बड़े पद मिल गए, तो देखिए क्या है, वो अपने मालिक जो था उसके प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन जो उसके उत्तराधिकार थे, ठीक है, उनके मालिक के जो उत्तराधिकार थे उनके प्रति नहीं रहते थे इतने वफादार। नए सुल्तानों मतलब वो खुद भी कभी कभी कोशिश करते थे कि वो शासक बन जाए, ज़्यादा शक्तिशाली अगर वो भी हो जाए। तो नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, ठीक है। अब मान लीजिए पुराने जो सुल्तान है उसके अलग जो है गुलाम है, जो नया बना है उसके अलग हैं, तो अलग अलग उनकी वफादारी हो जाती थी। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो समझ गए ना, मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक शासक है, उसके 4 जो सरदार हैं वो उसके प्रति विश्वास मतलब उसके प्रति उनका विश्वास है, और दूसरा जो आया उसके बाद सुल्तान, उसके अपने सरदार हैं, ठीक है, वो उसके वफादार हैं।
तो अब देखिए तो क्या होता था, जब नया राजा आएगा तो पुराने जो सरदार होंगे, जो नए के सरदार होंगे, उनके बीच टकराहट हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। अब देखिए अगर ऐसा हमेशा से होता हुआ है, अगर मान लीजिए कोई राजा है, अगर वो मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उनको ऊंचे पद दे दे, तो जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उन लोग क्या करते थे, उनको भी वो भी विवाद खड़ा करते थे। और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। तवारीख मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तवारीख कौन थे, जो घटनाओं का वर्णन लिखते थे। उन्होंने क्या करा, लेखकों की आलोचना भी की कि वो निचले वर्ग के लोगों को ऊंचे पद दे रहे हैं। अब देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले फिरोज हजाम नामक नाई, सॉरी कुछ बोलने में गड़बड़ हो जाए, मनका तवाक नामक बावर्जी और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने के अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया। तो देखिए जो मोहम्मद तुगलक था, उसने जो मतलब निचले तबके के लोग थे उनको ऊंचे पद दे दिए। तो जियाउद्दीन बर्नी जो इतिहासकार था, उसने कहा कि ये जो राजा है इनके विवेक का नाश हो चुका है तो मतलब इसलिए उनकी आलोचना भी की गई, जबकि ये कहने के लिए सही चीज थी। तो कौन से शासकों ने ऐसा किया, खलजी और जो कौन थे, तुगलक शासक। देखिए पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। अब देखिए जो पहले वाले सुल्तान की तरह जो खलजी और तुगलक शासक थे, इन्होंने क्या कराया, जो उनके सेना नायक थे उनको भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो देखिए जो भिन्न भिन्न आकार थे के इलाके थे, उनके जो मतलब जो सेना नायक थे उनको क्या किया, उनका उन इलाकों का सूबेदार नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इलाकों को क्या कहते थे, इक्ता। और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मान लीजिए एक जगह है, उसको 4 जगहों में बांट दीजिए, अलग अलग लोगों को, उनको क्या कह, उन 4 जगहों को कहेंगे इक्ता, और उन्हें उनका जो शासन संभालना है उसको कहेंगे इक्तादार या मुफ्ती। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इक्तादार क्या करता था, मुफ्ती भी बोलते थे, इक्तादार या मुफ्ती क्या करता था, वो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करता था, जो सैनिक अभियान होते थे उसका नेतृत्व करता था, और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसका कार्य होता था। ठीक है, तो क्या करता था, सैनिक अभियान करता था और कानून व्यवस्था बनाता था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों के से राजस्व की वसूली क्या करते थे। अब देखिए उनको वेतन कैसा मिलता था कि जो इलाके के, जिस इलाके के वो इक्तादार हैं, वहां पर क्या करते थे, वो वहां का राजस्व वसूलते थे। ठीक है, मुफ्ती कहाँ पर थे, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। देखिए जो मान लीजिए अलग अलग जगह होती थी, वो क्या कहलाती थी, इक्ता, उसके अधिकारी कहलाते इक्तादार। इक्तादार क्या करते थे, सैनिक अभियान का नेतृत्व करते थे, सैनिक रखते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे, और वो क्या करते थे, उस जगह का राजस्व वसूलते थे, जहाँ पे वो किसान किसान वहाँ पे जितने होते थे उनका राजस्व वसूलते थे, और उस राजस्व से अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले। अब देखिए ये जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो इक्तादार होगा वो बहुत शक्तिशाली भी हो सकता है, अगर उसके सैनिक ज़्यादा हों, है ना, उसको ज़्यादा राजस्व मिले, तो उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा। तो देखिए क्या करते थे, पहली बात क्या करते थे कि वंश परंपरा से उनका शासन ना चले, मतलब उनके बाद उनका बेटा शासन कर रहा हो, ऐसा ना हो, और कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, मतलब उनको थोड़े समय ही वो उस पर शासन करें उस जगह पर, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो अगर उनको देखिए बार बार बदला जाए और उनका पद उनके मतलब बच्चों को ना दिया जाए, किसी और को दिया जाए, तो इस तरीके से उन पर नियंत्रण रखा जा सकता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। तो देखिए जो अलाउद्दीन खलजी था, मोहम्मद तुगलक था, उसने इन नियमों का कठोरता से पालन कराया। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य का लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। देखिए मुफ्ती जो थे क्या करते थे, राजस्व ने इकट्ठा कर लिया, उसका हिसाब रखने के लिए राज्य द्वारा क्या करता था, लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। देखिए मैंने आपको बताया कि ये भी क्या कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, है ना, विद्रोह कर सकते थे, तो इन पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसा किया जाता था।
कि इनका हिसाब भी रखा जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो ऐसा भी नहीं है कि वो अपने जितना चाहे वो, मतलब वो किसानों का शोषण भी कर सकता है, बहुत सारा टैक्स ले सकता है। इसलिए ये था कि आप इतना ही टैक्स लेंगे और इतने ही सैनिक रखेंगे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता में के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। देखिए, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, मतलब पहले उनका जो मैंने आपको बताया उनका शासन कहाँ था, सिर्फ उनके भीतरी किलों में। लेकिन जब उन्होंने दूर के शहरों पे भी शासन करना शुरू किया तो वहाँ पर जो सामंत थे, अमीर जमींदार थे, वहाँ पर भी तो कुछ बड़े लोग होंगे, तो उनको क्या है, अपने आगे झुकने के लिए बाध्य किया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज अपने नियंत्रण में ले आया। अलाउद्दीन खलजी जो था उसके समय में क्या था, भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। मतलब भू राजस्व कौन, राज ही, भू राजस्व का निर्धारण और वसूली कौन करेगा, राज्य करेगा। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। देखिए, कुछ वहां पर सामंत होते थे, उनसे वो कर ना लगाए, उनका ये अधिकार छीन लिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की सुल्तान के प्रशासक जो थे, सुल्तान के जो प्रशासक थे, उन्होंने क्या करा, जमीन की पैमाइश करी, मतलब उसे मापा और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा और उसका हिसाब भी रखते थे। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। तो देखिए, जो पुराने सामंत और जमींदार थे वो क्या करने लगे, जमीन के जो राजस्व का निर्धारण और वसूली के अधिकारी के रूप में मतलब राज की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। बाप रे, कृषि पर कर को क्या कहते थे, खराज, और ये कितना होता था, 50% उपज का। ठीक है, दूसरा लगता था मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। तो देखिए, जो इस उपमहाद्वीप का जो काफी बड़ा हिस्सा था वो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। मतलब अभी भी वो बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं कर रहे थे, बहुत सा हिस्सा उनके नियंत्रण से बाहर था। तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांत, जो जैसे बंगाल दिल्ली से बहुत दूर है, तो वहां पर उनका नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत उन्हें जीता, लेकिन विजय के तुरंत बाद ही वो क्षेत्र क्या है, दोबारा पूरा स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र जिसमें पैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। तो देखिए, अगर बहुत घने जंगल है तो वहां पर भी सुल्तान की सेना नियंत्रण नहीं रख पाती थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अगर उन्होंने जबरदस्ती इस जगह पर शासन मतलब अपना नियंत्रण भी कर लिया तो भी क्या है, वो कुछ समय तक ही रह पाता था, ज़्यादा समय तक नहीं। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीकी देश से 14वीं सदी में एक यात्री आया था मोरक्को से, उसका नाम क्या था, इब्न बतूता। ठीक है, उन्होंने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमटों में। तो ये चीज़ जो है उनके बताई गई है, इनको आप पॉज करके पढ़ लेना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। देखिए, चंगेज खान जो था, चंगेज खान के नेतृत्व में जो मंगोल थे, ठीक है, मंगोलों ने क्या किया, 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान को कहते थे, ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया मंगोलों ने, और इसके बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। तो देखिए, जब अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक थे उस समय क्या था, मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इसके बावजूद इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखिए कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो देखिए, ये काफ़ी बड़ी उनको सेना रखनी पड़ी मंगोलों से के आक्रमण से बचने के लिए। अब देखेंगे उन्होंने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो देखिए, अलाउद्दीन खलजी एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया है मोहम्मद तुगलक। तो देखिए, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए।
इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ, 2 बार बड़े हमले हुए, 1300 में, 1302 1303 के आसपास। इसके लिए क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। तो सैनिकों के लिए उसने एक गैरिसन शहर जहाँ सैनिक रहते थे वो बनाया, इसका नाम था सीरी। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था परसेंटेज में। तो कितना, किसान की पैदावार का 50%। तो उनके लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया, सैनिकों का पेट भरने के लिए जो गंगा यमुना का क्षेत्र था वो भूमि क्या थी, उपजाऊ थी। तो वहाँ पर खेती, वहाँ पर क्या है, किसानों पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया। अब सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। तो देखिए जो अलाउद्दीन था उसने क्या किया, सैनिकों को नगद वेतन दिया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा ना दे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अब देखिए उसने क्या किया, अलाउद्दीन ने जो सैनिक थे उनको नगद वेतन दिया, ठीक है। और क्या किया, जो सैनिक होते थे वो अपना सामान क्या दिल्ली के व्यापारी से खरीदते थे। अब ऐसा होता था कि व्यापारी अगर कीमत बढ़ा देंगे तो सैनिकों को दिक्कत होगी। इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण, उसने मतलब चीज़ों पर की कीमतों पर नियंत्रण किया कि इतने में ही आप बेचेंगे। ये ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, मतलब अफसर लगा दिए कि वो जाके देखते थे कितनी कीमतें रखी गई हैं। अगर कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो उसे बड़ी कठोर सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। तो देखिए उसके जो अलाउद्दीन के जो प्रशासनिक कदम थे वो सफल रहे थे। इतिहासकारों ने जो उसके कीमत नियंत्रण था और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से जो आपूर्ति रही उसके लिए उसका क्या की प्रशंसा की। और उसने मंगोल आक्रमणों का भी काफ़ी अच्छे से सामना किया। अब देखेंगे अलाउद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था, ठीक है। उसके देखिए जब मोहम्मद तुगलक के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ तो उस क्या है, मंगोल उस समय परास्त हुए और उसकी सेना भी क्या थी, काफ़ी शक्तिशाली थी। और उसे इतना विश्वास था कि जो ट्रांसऑक्सियाना मतलब आधुनिक उज्बेकिस्तान मैंने आपको बताया था उसका क्षेत्र था, वहाँ पर उसने आक्रमण की योजना बनाने के लिए योजना बना ली थी और एक उसके लिए स्थायी सेना भी खड़ी करी। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। तो देखिए इसने क्या किया, इसने नया, जैसे अलाउद्दीन ने तो सीरी नामक नया गैरिसन शहर बनाया था, गैरिसन शहर जहाँ सैनिक रहते थे। इसने क्या किया, जो सबसे पुराना शहर था दिल्ली कोना, वहाँ से उसको खाली करा दिया, वहाँ पे सैनिक छावनी बना दी थी मोहम्मद तुगलक ने। और जो पुराने शहर के निवासी थे उनको जो दक्षिण में नई राजधानी बनाई थी इसने दौलताबाद वहाँ भेज दिया था। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। अब देखिए इसने क्या किया, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाकों से खाद्यान्न इकट्ठा किया, मतलब जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था। लेकिन उस समय क्या हुआ, वहाँ पर बहुत अकाल पड़ गया और उसने क्या किया, अतिरिक्त कर भी लगा दिए। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चतुर थे। उन्होंने सोने चांदी के सिक्कों वे बचा कर रख लेते और अपने तमाम कर इन टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इन सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अब देखिए मोहम्मद तुगलक ने काम तो अच्छा किया था। उसने क्या किया था, जैसे आज की मुद्रा है आप देखेंगे वो क्या है, कागज़ की बनी होती है, ठीक है, लेकिन उसका मूल्य ज़्यादा होता है। तो उसने क्या किया, टोकन मुद्रा सांकेतिक मुद्रा चलाई, है ना। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, टैक्स मतलब इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया और कीमत पर नियंत्रण नहीं किया। इसने क्या करा, टोकन मुद्रा चला दी, सांकेतिक मुद्रा। लेकिन लोगों ने क्या किया,
वो अपने घर पे ही उन्होंने वो सस्ती धातु से बने थे तो अपने घर पे ही वैसी मुद्रा बना ली। इस तरीके से मोहम्मद तुगलक की ये योजना जो है असफल हो गई थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। ठीक है, मोहम्मद तुगलक देखिए अलाउद्दीन सफल रहा, मोहम्मद तुगलक के जो कदम थे प्रशासनिक कदम वो असफल हो गए। ठीक है, जो कश्मीर पर उसका आक्रमण का जो योजना थी वो विफल रही। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। तो उसका मतलब तुरान पर भी आक्रमण करना चाहता था, तो पर उसने कश्मीर में असफलता के बाद इस इरादे को छोड़ दिया, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसके प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उससे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दुआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंतर टोकन मुद्राएं वापस लेनी पड़ी, तो उसके सारे काम असफल हो गए। उसने सोचा अच्छा था लेकिन अच्छे से लागू नहीं किया अपनी चीज़ों को, है ना, अपने कदमों को। तो देखिए जो दौलताबाद लोग ले गए थे वो लोग नाराज थे। कर में वृद्धि, एक तो अकाल पड़ा था, ऊपर से कर में वृद्धि कर दी थी, तो जन और जो है टोकन मुद्रा वाली योजना भी इसको वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली में किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने की अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के सैनिक आक्रमण की मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो इसमें ये बताया गया कि हम असफलता तो उसकी देख रहे हैं मोहम्मद तुगलक की, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि अलाउद्दीन ने क्या किया बचने का, जहाँ तक है उनसे अपनी सुरक्षा का उन्हें कदम उठाया, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने उन पर आक्रमण की योजना बनाई। ठीक है, तो ये पहली बार था कि किसी जो सुल्तान था उसने मंगोलों पर आक्रमण के विरुद्ध एक योजना बनाई थी, मतलब उन पर आक्रमण करने के लिए। अब देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज रहा। ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद क्या था, दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज था। जहाँ तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। तो इस समय तक क्या था, जो कई सारे क्षेत्र थे वहाँ पर स्वतंत्र शासक हो गए थे, उनकी राजधानी समृद्धि और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। तो देखिए इस समय पे क्या था, जो राज्य थे उसमें मतलब कुछ छोटे राज्य थे पर वो शक्तिशाली थे। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती और परास्त किया। आपको पता है शेरशाह सूरी जो था उसने वो क्या था, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करता था। आगे चलकर उसने क्या किया, काफ़ी आगे बढ़ गया और जो मुगल सम्राट था हुमायूं उसको चुनौती दी और हराया भी। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया। तो इसने क्या किया, सूरवंश की इसने स्थापना की थी जिसने 15 वर्ष तक शासन किया था, 1540 से 1555 तक। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो देखिए अकबर ने भी जो शेरशाह की व्यवस्था थी उसको अपनाया था। और जो शेरशाह सूरी था इसने अलाउद्दीन खिलजी के कई तरीकों को अपनाया था। तो देखिए इन सम्राट के जो तरीके थे शासन करने के वो अच्छे थे, इसलिए ये क्या रहे, काफ़ी सफल रहे। अगर आपको फ्रेंड्स ये पसंद आता है तो इनको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।